मंच पर आसीन सभी सुधीजनों को एवं अपनी जन्मभूमि को सादर प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपने श्रद्धेय गुरुजी सत्यदेव त्रिपाठी जी का और दादाजी का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मुझे प्रदान किया। शोध का विषय सांप्रदायिकता रहा है, तो इसीलिए आज जो मैं बोलूँगी या जो पढ़ूँगी वो सांप्रदायिकता से ही संबंधित है। राही मासूम रजा के उपन्यासों में सांप्रदायिकता, बहुत से उपन्यास लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा गांव और टोपी शुक्ला उपन्यास लिया है। स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य में राही मासूम रजा का लेखन अपने प्रभाव, परिप्रेक्ष्य, अंतर्निहित रचना दृष्टि और विचारधारा के चलते अपनी अलग पहचान रखता है। प्रगतिशील दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाले आजादी के बाद के उपन्यासकारों में अपनी धरती की गंध से आपूरित होने के कारण भी सर्वाधिक सशक्त नाम राही मासूम रजा का है। आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, कटराबी आरजू, टोपी शुक्ला, सीन 75 जैसे उपन्यास एवं नीम का पेड़ सीरियल जो कि पुस्तकार में भी आया, उनकी प्रसिद्धि के कीर्तिमान है। लेकिन रजा साहब की यह त्रासदी भी रही कि उर्दू वाले उन्हें अपना लेखक नहीं मानते रहे और हिंदी जगत ने उन्हें काफी दिनों बाद स्वीकार किया। अब हम अध्ययन की दृष्टि से और कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए दोनों उपन्यासों को एक एक करके देखेंगे कि 1966 में प्रकाशित आधा गांव विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया महाकाव्यात्मक आख्यान है। स्वयं राही मासूम रजा के शब्दों में, हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि सन 1947 के अगस्त की 15वीं के फौरन पहले अगस्त की 14वीं भी आई। मेरा उपन्यास आधा गांव उसी 14 अगस्त के जहरीले समुद्र को भिगोकर अमृत निकालने की एक कोशिश है। इसमें चित्रित गांव गंगोली अपने समय के हिंदुस्तान का आईना बन गया है। अपनी वस्तुगत चिंताओं, गतिशील रचनाशीलता, आंचलिक भाषा सौंदर्य और सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण की दृष्टि से यह उपन्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में स्थित गंगोली के बाशिंदे आम जिंदगी से उठाए गए पात्र हैं। शिया मुसलमानों की तमाम रवायतें, खासकर उनका मुहर्रम मनाने का तौर तरीका इस कृति में बारीकी के साथ पेश हुआ है। सांप्रदायिकता पर यह उपन्यास जोरदार प्रहार करता है और यह चेतावनी भी देता है कि राष्ट्रीयता की भावना को हर हाल में बनाए रखना होगा। फिरका परस्ती और अलगाववाद अच्छी बात नहीं है। मजहबी कट्टरपन से बचा जाना चाहिए। लेखक की ये जो चिंता है सार्वजनिक है कि गंगोली में अगर गंगोली वाले कम तथा सुन्नी, शिया और हिंदू ज्यादा दिखाई देने लगे तो गंगोली का क्या होगा, और ऐसा होने लगा तो भारत का क्या होगा, भारतीय कौन होंगे। ऐसे कई प्रश्न आधा गांव विभाजन की पृष्ठभूमि के संदर्भ में सामने लाता है, जिनका हमारे सामयिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आधा गांव की बाबत राही साहब कहते हैं, मैंने पूरे गांव को नहीं चुना, बल्कि केवल गांव के उस टुकड़े को चुना जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसमें अपनी मिट्टी, अपने लोगों की परंपराओं की समस्त दुर्बलताओं को जानने के बावजूद प्यार करने वाले भारतीय मुसलमान की गहन पीड़ा एवं तीव्र व्यथा को सशक्त वाणी मिली है, जो इसे मानवीय दृष्टि से ऊंचा उठाती है। राही जी की यह वेदना भी है कि राजनीति की फांस ने गंगोली के सरल निवासियों को इस प्रकार भ्रमित किया है कि अपने अनकिए गुनाहों के लिए उन्हें प्राणांत
सजाएं मिली। इसमें भारतीय मुसलमान की व्यथा यह है कि उनके आत्मीयता एवं देशभक्ति को शक की निगाहों से देखा जाता है, उसे बाहर से आया हुआ एवं पराया माना जाता है। इतिहास चक्र के नीचे उसकी मानवीयता को कुचला जाता है और ऐसी स्थितियां भी जाने अनजाने निर्मित हो गई हैं। जब तक पाकिस्तान के नारे बुलंद नहीं हो रहे थे, गंगौली गांव के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को उनकी चीजों को भले ही छूते या खाते पीते नहीं थे, किंतु एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव उनके मन में नहीं था। किंतु पाकिस्तान के सपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से गंगौली में पार्सल होने की जो शुरुआत हुई, उसमें हिंदू मुसलमानों के सदियों के संबंधों में दरारें आने लगी। मुसलमानों के ध्यान में नहीं आया कि अचानक मुसलमानों के लिए अलग पनाहगार की जरूरत क्यों आ गई। बाद में गंगौली के लोगों की यह उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई कि मुसलमानों के इस पनाहगार में अधिक जी जान से नमाज पढ़े जाते हों, इबादतें की जाती हों, मरसिए और लोहे लगन से पढ़े जाते हों। पाकिस्तान से भारत आने वाला अपनी तनख्वाह 1000-1200 बताता है, किंतु कृति के एक मुख्य पात्र हुन्नन मियाँ की समझ में यह नहीं आता, यह बात समझ में नहीं आती कि 400 वर्ष पहले हिंदुओं को तकलीफ देने वाले बादशाह की करतूत की सजा आज के मुसलमानों को क्यों मिल रही है, और गुनाह कलकत्ता के मुसलमानों ने किया तो बारिकपुर के मुसलमानों को उसका दंड क्यों। पाकिस्तान का जहर फैलाने के बावजूद ठाकुर जयपाल सिंह बारिकपुर के मुसलमानों को बचाने के लिए तैयार हैं, तो हुन्नन मियाँ भी सैयदों के खिलाफ ठाकुरों को समर्थन देकर अपनी बिरादरी से बाहर हो जाना स्वीकार कर लेते हैं। वर्षों से बने बनाए संबंध बदल रहे हैं और अपने अपने स्थान पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही व्यतीत हैं, किंतु देश का दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तान का बनना सामान्य मुस्लिम जनता का सजग निर्णय नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर उत्पन्न तूफान का परिणाम था। यह इस बात का साक्षी था कि इतिहास चक्र किसी नैतिक तार्किक गणितीय नियमों के अनुसार नहीं चलता, बल्कि वह अंध गति से परिचालित होता है। लेखक ने इसी स्थिति को सशक्त अभिव्यक्ति इस उपन्यास में की है। स्वराज्य मोह भंग पूरी गहराई के साथ इस रचना में अभिव्यक्त हुआ है। सदियों से चली आ रही सांझी संस्कृति के दरकने की पीड़ा, सहते दिलों में अनगिनत प्रश्न हैं, उलझने हैं, शंकाएं हैं, वे तर्क भी जुटा रहे हैं और उन्हें यह एहसास है कि नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई भी चीज मुबारक नहीं हो सकती। विभाजन के संदर्भ में राही मासूम रजा का दूसरा उपन्यास टोपी शुक्ला आज के हिंदू मुस्लिम संबंधों को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करता है। व्यक्ति के मन में सांप्रदायिकता की भावना किस प्रकार पनपती है और किस प्रकार यह भावना इंसान के बीच दूरी पैदा कर उसे एक दूसरे से नफरत करना सिखाती है, इसी का टोपी शुक्ला में सशक्त चित्रण हुआ है। आजादी के बाद भारत में बचे हुए भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान एक बेनाम डर का नाम बन गया था। हर मुसलमान डरा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आता था कि यह डर क्या है, यह डर क्यों है, हिंदू शक क्यों करता है मुसलमान पर और मुसलमान क्यों खौफ खाता है हिंदू से। राही जी ने इस कथा में आधार बनाया है टोपी अर्थात बलभद्र नारायण शुक्ला तथा उसके मित्र इफ़न अर्थात सैयद जरगाम मुर्तजा को। दोनों का जो चारित्रिक विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, दोनों दो तरह की घरेलू परंपराओं के बीच पले बढ़े हैं, फिर भी दोनों ऐसे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। काले होने के कारण ब्राह्मण घर में उपेक्षित टोपी को इफ़न की मित्रता और उसकी दादी का स्नेह अपनत्व का बोध कराता है। टोपी बचपन से ही सुनता रहा है कि मियाँ लोग तो बहुत बुरे होते हैं और अपने संस्कारों के कारण वह कभी इफ़न के घर की कोई चीज नहीं खाता। लेकिन इफ़न की दादी के मरने के बाद
वह अकेला हो जाता है। और दूसरी तरफ घर में यह पता चलने पर कि एक मुसलमान लड़के से टोपी ने दोस्ती कर ली है तो घर में उसकी खूब लानत मलानत होती है। दादी की सारी कोशिशों के बावजूद टोपी किसी भी कीमत पर इरफान से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ता और इस बीच इरफान के पिता का तबादला हो जाता है और टोपी अकेला हो जाता है। टोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आता है और तब पहले उसे यह पता चलता है कि मुसलमानों ने किस तरह देश का सत्यानाश किया है और उसे बार बार इरफान की याद आती है लेकिन जब उसके क्लास का वही फर्स्ट आता है तो टोपी को यकीन हो जाता है कि जब तक मुसलमान इस देश में है हिंदू चैन की सांस नहीं ले सकते। तब वह एक सच्चे भारतीय और सच्चे हिंदू की तरह मुसलमानों से नफरत करने लगता है। यही स्थिति अलीगढ़ जाकर इरफान की भी होती है। उसे लगता है कि हिंदू और सिख बहुत जालिम होते हैं और स्कूल में उसे लगा कि बाबू त्रिवेणी नारायण ने उसे जोर से मारा और लक्ष्मण को धीरे से, जबकि दोनों की खता एक ही थी। फिर भी वह स्कूल जाता रहा परंतु धीरे धीरे उन अपने हिंदू दोस्तों से बिछड़ता रहा। इस परिवर्तन को किसी ने भी महसूस नहीं किया। बकौल आखिर में टोपी समझौता नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। टोपी की आत्महत्या उसकी कायरता नहीं, ऐसी दुनिया से उसका विद्रोह है, बदला है, उसमें रहने से बगावत है। और लेखक की जुबानी यह उपन्यास इस दकियानूसी संसार के लिए एक गंदी गाली है जिसे वो डंके की चोट पर दे रहा है। अब बस समय हो गया है, संचालिका महोदय ने पर्ची दे दी है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों ने शालीनता से सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। क्षमा प्रार्थनी हूँ मतवाला जी, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, समय की सीमाएं होती हैं। अभी आधा गांव और टोपी शुक्ला के माध्यम से जो चर्चा आप कर रही थी उनसे राही मासूम रजा जी के उपन्यास की पृष्ठभूमि हम सबके सामने बखूबी आई।